अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आईकेप का एक पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तिसुकी लिमिटेड इस सवाल का नाम है और इस सवाल में जो है वो IAS 16 को डिस्कस किया गया है। तो हम सवाल जो है वो पढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। दिखने में सवाल बड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। आप बहुत तवज्जो से इस सवाल की एक एक बात को नोट करिएगा, लिखिएगा और दोबारा से लेक्चर जरूर देखिएगा। सवाल में लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ तिसुकी लिमिटेड TL, ऑफिस बिल्डिंग एंड वेयर हाउस। दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले एक्विजिशन की डिटेल्स है। डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि कौन सा एसेट किस दिन खरीदा, कॉस्ट कितने में खरीदा था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन के बारे में कि जिस दिन एसेट खरीदा था उस दिन क्या क्या था। रीवैल्यूड अमाउंट, फिर एसेट की जो है वो ड्यूरिंग इट्स लाइफ दो बार रीवैल्यूएशन हुई है। एक बार 1 जनवरी 2019 को और एक बार 1 जनवरी 2021 को। रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020। 2019 में रीवैल्यूएशन हुई, 21 में रीवैल्यूएशन हुई, 20 में इसकी लाइफ को रिवाइज किया गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, TL uses revaluation model for subsequent measurement and accounts for revaluation on net replacement value method। अच्छा, एक मेथड होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड और एक होता है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। दोनों मेथड्स जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उससे रेलेवेंट एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियोस में डाला है, वो जरूर देख लीजिएगा। बहरहाल नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड कॉमन है और इसमें हम करते ये हैं कि जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसको हम अपने जो बुक्स है उसमें क्लोज कर देते हैं, यानी कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट कर देते हैं मुकम्मल अमाउंट से और एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। TL transfers maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings on an annual basis। सालाना बेसिस पर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। सर ये कौन सा वाला अमाउंट होता है? ये जो अमाउंट होता है ये आपका एडिशनल जो डेप्रिसिएशन या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है ना वो कहलाता है। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सर क्या होती है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इजाफी डेप्रिसिएशन होती है जो कि रीवैल्यूएशन की वजह से हो रही है। देख लेंगे इसको भी कैसे करना है, बहुत सारे पास पेपर्स में पहले भी डिस्कस हुआ है, देखेंगे। The revalued amounts were determined by Saghir Valuers Limited, Private Limited, and Independent Valuation Company। सर ये क्यों दिया हुआ है? देखिए, अगर हमें नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाने ना, प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो जब हम नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें वैल्यूअर का नाम भी मेंशन करना होता है। तो कहने को तो सवाल की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कहने को तो सवाल बड़ा छोटा है लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें इसमें आ रही होंगी, तो बड़ा अपनी तवज्जो रखिएगा। इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो पहले एक काम करते हैं कि हम ऑफिस बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहले मैं आप लोगों को ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से जो है वो काम स्टार्ट करवाता हूँ। अच्छा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो है इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन for inclusion in TL's financial statements for the year ended 31st December 2021। हमें 2021 के लिए IFRS के हिसाब से नोट बनाना है। ठीक है। और एक और बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? यानी कि पिछले साल की जो सेम इंफॉर्मेशन है ना वो भी हमें बतानी होगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया कि इफेक्टिवली हमें मेन वर्किंग में 2 सालों की मूवमेंट बनानी है। एक तो बड़ा ऑब्वियस है जो इसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021। और एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है कि पिछले साल का सेम जो है वो नोट। तो अगर इस साल का नोट है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, तो पिछले साल का होगा 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020। ये आपने नोट्स बनाने।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन के मामला इन्वॉल्व हैं, तो हमें एसेट की वर्किंग शुरू से करनी होगी जिस दिन हमने एसेट परचेज करा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पिछले सालों से जो है वो देखी जा रही होती हैं, पिछले सालों से आ रही होती हैं। तो चले ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 जुलाई 2017। अच्छा, डबल एंट्रीज नहीं पूछी हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की मूवमेंट बना लेता हूँ। 1 जुलाई 2017 वाले दिन आपने ये एसेट खरीदा था 96 का, 96 मिलियन का। ठीक है जी, ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। पहली बार रिवैल्यूएशन हो रही है 2019 वाले दिन, पहली बार रिवैल्यूएशन हो रही है 2019 वाले दिन। इसका मतलब ये हो गया कि 2017, 2018 इन सालों की डेप्रिसिएशन बड़े आसानी से कैलकुलेट हुई होगी। जो आपने 31 दिसंबर 2017 वाले दिन डेप्रिसिएशन बुक करी होगी, वो बड़े आसानी से बुक करी होगी। आपके पास कॉस्ट है 96 मिलियन की, इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपके पास 16 साल आ रही है। 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 6 महीने होते हैं, लिहाजा आपकी डेप्रिसिएशन होगी 96 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। 96 यानी कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कि 16, एक साल की डेप्रिसिएशन आई, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इसलिए क्योंकि 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 6 महीने होते हैं। तो आपने 3 की डेप्रिसिएशन पहले साल बुक करी होगी, और पहले साल के आखिर में यानी कि 31 दिसंबर 2017 के आखिर में आपकी एक नेट बुक वैल्यू आ गई होगी 93 की। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो पहला काम हो गया। सर इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद अगला साल जब गुजरा होगा तो 31 दिसंबर 2018 की भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, और डेप्रिसिएशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसी तरह से 96 को आपने डिवाइड कर दिया होगा 16 से। इस बार पूरे साल की डेप्रिसिएशन तो 6 चार्ज हुई होगी। फिर अब आप आ गए 93 माइनस 6 यानी कि आप 87 पर आ गए। सर ये 87 क्या है, ये 31 दिसंबर 2018 की कैरिंग वैल्यू है या कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट है। ठीक है जी, फिर आया 1 जनवरी वाला दिन। अच्छा, जब 1 जनवरी वाला दिन आया ना तो रीवैल्यूएशन हुई इसकी, और 1 जनवरी 2019 को 116 मिलियन रीवैल्यूएशन के आ रहे हैं। तो 1 जनवरी 2019 वाले दिन इसकी सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट थी 87, इसको फिर मैंने रीवैल्यू कर दिया। इसको मैंने 1 जनवरी 2019 को रीवैल्यू कर दिया, और रीवैल्यूएशन का अमाउंट जो सवाल में दिया हुआ है वो 116 दिया हुआ है, 116 दिया हुआ है, 116 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। जिस एसेट की वैल्यू 87 थी उसकी वैल्यू को मैं 116 पे लेकर आ गया, यानी कि मैंने जो है वो इंक्रीज कर दिया इस वैल्यू को 29 से। अगर मैं इस तरह करता हूँ और पहली बार रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है, इसकी डबल एंट्री वैसे पूछी नहीं गई, लेकिन एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ होगा, और 29 का मैंने गेन जो है वो बुक कर दिया होगा। और 29 का गेन बुक कर मैं इस एसेट को 116 की नई फेयर वैल्यू पर ले आया हूँगा। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ तक का हिसाब किताब हो गया। अच्छा, अब एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो रिवाइज हो रही है 1 जनवरी 2020। ये तो अभी हम 1 जनवरी 2019 पर हैं, तो जरा 31 दिसंबर 2019 तक की डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। अब जब हम डेप्रिसिएशन बुक करेंगे, बड़ा ख्याल रखिएगा, अब जब हम डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो हम 1 जनवरी 2019 की रीवैल्यूड अमाउंट को पिक करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे बची हुई यूजफुल लाइफ से। बची हुई यूजफुल लाइफ का मतलब ये है कि देखिए 6 महीने तो यहाँ गुजर गए थे 2017 में, 2018 में एक साल मजीद गुजर गया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 साल इसकी पूरी जिंदगी थी, उस 16 साल की जिंदगी में से 1.5 साल गुजर चुका था, तो 14 से 14.5 से डिवाइड करूंगा और मेरी डेप्रिसिएशन 8 की बनेगी। इस डेप्रिसिएशन के बाद 31 दिसंबर 2019 वाले दिन की आ गई हमारे पास कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू, और वो आ गई 116 माइनस 8 यानी कि 108। ठीक है, ये मैं पूरी मूवमेंट बना रहा हूँ इस एसेट की, फिर हम नोट्स बनाएंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। अब जनाब क्या हुआ, अब आपके पास जो है वो 1 जनवरी 2021 को रिवैल्यूएशन है। सर इसका मतलब ये हो गया कि 2020 में 2020 के साल में 2020 के साल में कुछ नहीं है, नहीं 2020 के साल में कुछ नहीं है, तो 2020 के साल में कुछ नहीं है, तो 31 दिसंबर 2019 की जो 108 की वैल्यू है वही 1 जनवरी 2020 की भी वैल्यू होगी। 31 दिसंबर 2019 का जो क्लोजिंग है वही 1 जनवरी 2020 का ओपनिंग होगा। और फिर आपने जो है वो 31 दिसंबर 2020 वाले दिन 31 दिसंबर 2020 वाले दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। अब ये डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज करी होगी ना, जरा इसके लिए मोहतात रहिएगा। देखिए पिछली डेप्रिसिएशन जो थी ना वो 116 डिवाइडेड बाय 14.5 थी, लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो आप इस तरह से चार्ज करोगे कि आप 108 ले लोगे ऊपर वाला,
और इसको डिवाइड करोगे 9 से। सर 9 कहाँ से आया? लेकिन 2020 वाले साल में आपको लिखा हुआ है रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020 9 ईयर्स। इसका मतलब ये हो गया कि यूजफुल लाइफ जो है वो रिवाइज होकर 9 साल हो गई। अब ये सर बचे हुए 9 साल हैं, टोटल 9 साल हैं, क्लियर नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि 2020 की पहली जनवरी वाले दिन 9 साल बचे हुए थे और 2020 की जो डेप्रिसिएशन है वो 108 डिवाइडेड बाई 9 से आ गई 12 की। और 12 की डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास 31 दिसंबर की जो कैरिंग अमाउंट है, 31 दिसंबर 2020 की जो कैरिंग अमाउंट है वो आपकी आ गई 96। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके बाद जनाब क्या हुआ, ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, आपको एक्सेल की फाइल मिल जाएगी, उसकी आप फिक्र ना करें। अब 96 की वैल्यू आ गई जनाब। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं कि पहली जनवरी 2000 और जाहिर सी बात है पहली जनवरी 2021 वाला जो कैरिंग अमाउंट का आंसर है वो भी 96 होगा। और इसको हमें अब फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है, रिवैल्यूएशन करनी है। और इसको हमें किस वैल्यू पे लेकर जाना है, इसको हमें 1 जनवरी 2021 वाले दिन जो वैल्यू पे लेकर जाना है वो सवाल में लिखी हुई है 80। अब देखें पहले हो रही थी अपवर्ड रिवैल्यूएशन 87 वाली अमाउंट 116 पर जा रही थी तो 29 से इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अब हम 96 वाली अमाउंट को 80 पर लेकर जा रहे हैं। अब हम 96 वाली अमाउंट को 80 पर लेकर जा रहे हैं। 96 वाली अमाउंट को 80 पर जब हम लेकर जाएंगे, यानी कि जब हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं, तो रूल ये होता है कि सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में जितना बैलेंस है ना उसको रिवर्स करोगे। रूल ये होता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उसको रिवर्स करोगे और उसके बाद मजीद अगर डिक्रीज इन वैल्यू होगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाओगे। तो क्या मैं 29 को रिवर्स करूंगा? नहीं, 29 को रिवर्स नहीं करूंगा। रीजन मीन सवाल में एक और बात लिखी हुई थी, द ट्रांसफर टीएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इजाफी डेप्रिसिएशन है तो कंपनी ने वो इजाफी डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री पास करी होगी हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। सर ये कैसे करी होगी, जरा ये तो बताएं हमें। यानी कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में आखिर जो बैलेंस होगा वो कितना होगा। तो जरा आप इसके लिए गौर से सुनिएगा। देखें पहले जो आपके शुरू के जो साल हैं उसमें तो आपके पास डेप्रिसिएशन वगैरह का हिसाब किताब इसी तरह रहा होगा और यहाँ तक आप पहुंच गए। ठीक है ना। फिर आप ये देखें, फिर आप गौर से ये देखें कि अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, सुनिएगा जरा गौर से मेरी वर्डिंग्स को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, अगर रिवैल्यूएशन ना की जाती, अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, ये जो रिवैल्यूएशन हुई है ना पहली जनवरी को 87 की कैरिंग अमाउंट थी, इसको मैं 116 पे लेकर आ गया था। अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो फिर मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी होती? अगर मैं ये मालूम कर लूं और उस हिसाब से मैं अपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जनाब इन 2 सालों के बीच में मैंने जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से कितना अमाउंट निकालकर और ट्रांसफर करा है। अब ये कैसे पता चलेगा, जरा गौर से सुनिएगा। देखें अगर रिवैल्यूएशन नहीं होती तो पहली जनवरी वाले दिन मेरे एसेट की यही वैल्यू होती। रिवैल्यूएशन नहीं करता तो 116 पर वैल्यू नहीं जाती, 87 पर होती। रिवैल्यूएशन नहीं करता तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती? 87 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, 87 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। और डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होती है इस दिन वो 14.5 होती। मैं वापस से ये शो करता हूँ। देखिए रिवैल्यूएशन हुई तो हमने 116 को 14.5 से डिवाइड किया। रिवैल्यूएशन नहीं होती तो हम 87 को 14.5 से यानी कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं। करेक्ट। तो रिवैल्यूएशन अगर नहीं हुई होती तो मेरी डेप्रिसिएशन जो होती वो 6 होती। रिवैल्यूएशन होने की वजह से मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो 8 हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैंने एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन करी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 का। ठीक है ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो 2 की है। ये जो 2 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है इसकी एंट्री पास होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद अगर फर्दर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो अगले साल का अमाउंट जो है वो 87 माइनस 6 यानी कि 81 होता। फिर मैंने 81 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करी होती तो मैंने करा होता है 81 डिवाइडेड बाई 13.5, सॉरी 13.5 नहीं, यहाँ पे लाइफ रिवाइज हुई है ना, 81 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 9 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी होती। विच मीन्स के अगेन यहाँ पर, अगेन यहाँ पर, अगेन यहाँ पर 3 की डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई है क्योंकि रिवैल्यूएशन हुई है। तो यहाँ पर अगेन डबल एंट्री पास होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, जितनी भी इंक्रीमेंटल या एडिशनल अमाउंट होती है। इसका मतलब मेरे रिवैल्यूएशन के अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, पहले मैंने इसको 29 से क्रेडिट किया था
फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से एक बार 2 से डेबिट किया था, और फिर एक बार इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से 3 से डेबिट किया था, तो 24 का अमाउंट पड़ा। ठीक है सर, क्या इसको 24 को हम किसी और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। रिवैल्यूएशन सरप्लस में टोटल अमाउंट था 29। आपने क्योंकि 29 से एसेट की वैल्यू बढ़ाई, तो 29 डिवाइडेड बाई 14.5, 29 डिवाइडेड बाई 14.5 से पहले साल की डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, 29 डिवाइडेड बाई 14.5, 29 डिवाइडेड बाई 14.5, आपने पहले साल 2 की डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट आ गया 27, बैलेंस आ गया 27 पर। अगले साल दोबारा 27 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि अगले साल दोबारा रिवैल्यूएशन का जो इजाफी अमाउंट था डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, आपने 3 की डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड करी थी। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप मालूम कर सकते हो कि आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का बैलेंस कितना बाकी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप दोनों मूवमेंट्स बना लो, और दोनों मूवमेंट्स बना कर ना आप अपनी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। तो अब मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में जो है ना 24 पड़े हुए, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में 24 पड़े हुए। अच्छा, मुझे 96 की चीज को 80 पर लेकर आना है, मुझे 96 की चीज को 80 पर लेकर आना है, यानी कि मुझे इसको 16 से कम करना है, 16 से कम करना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में ऑलरेडी 24 पड़े हुए, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में ऑलरेडी 24 पड़े हुए। फिक्र तब करनी थी जब 16 से कम पड़े हुए होते, 10 पड़े हुए होते, 5 पड़े हुए होते, तो कुछ अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से हटता और कुछ अमाउंट पीएनएल में जाता। लेकिन यहाँ पर तो अच्छी बात यह है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में 24 पड़े हुए हैं, और अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में 24 पड़े हुए हैं, तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट से ही रिवर्सल हो जाएगा 16 का। 16 का रिवर्सल होगा तो ये चीज 80 पर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए एसेट की कॉस्ट, पहले साल की डेप्रिसिएशन, फिर उसकी नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट, सारी मूवमेंट मैंने आपके सामने प्रिपेयर कर दी है। अच्छा, साथ में ये जो मैं दूसरी मूवमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो हिसाब किताब कैसा हो। साथ में जो दूसरी मूवमेंट में प्रिपेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अगर रिवैल्यूएशन नहीं की होती, नहीं हुई होती बीच में रिवैल्यूएशन, तो हिसाब किताब कैसा चल रहा होता। ये साथ में मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। सही है। तो हमारे पास जो एक तरीका ये है कि भाई हम ये देख रहे हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का बैलेंस 24 है, तो इसमें 24 की सलाहियत थी, 16 ही रिवर्स करने हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना वो एक डायग्राम बना लो, और उस डायग्राम में आप लिखो एसेट की कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट जो है ना एसेट की जो अभी चल रही है, यानी कि जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई उस दिन कैरिंग अमाउंट एसेट की थी 96। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप लिख दो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि अगर किसी किस्म की रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो इसका अमाउंट कितना होता, 72। तीसरी आप रिवैल्यूएशन की अमाउंट लिख दो। रिवैल्यूएशन की जो फेयर वैल्यू की अमाउंट आपको दी हुई है वो 80 दी हुई है, जो कि इन दोनों के बीच में। अब आपने अगर 96 से 80 पर आना है, 96 से 80 पर आना है, 96 से 80 पर आना है, यानी कि आप 96 पर खड़े हुए हो और आपने जो है वो 80 पर जाना है। सॉरी, ये 80 है। 96 से 80 पर जाना है, यानी कि आपने कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पर जाना है, और बीच में हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं आ रही है, बल्कि कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू के बीच का जो सफर है 16 का, वो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही रिवर्स होगा। ये एक और सोचने का तरीका होता है, लेकिन खैर इस पे अगर ना भी जाए तो कोई मसला नहीं है। बस आप ये देख रहे हैं कि भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ था उसमें से कितना कितना रिवर्स हो गया और कितना बचा। ठीक है जनाब। तो ये 1 जनवरी 2021 वाले दिन हम पहुंच गए। 1 जनवरी 2021 वाले दिन हमारे पास अमाउंट आ गई 80 की। अच्छा, अब हमें तो नोट 31 दिसंबर तक का बनाना है, तो एक और डेप्रिसिएशन लगी होगी 31 दिसंबर 2021 का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा, और वो कैसे आ रहा होगा, 80 ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? देखिए, यूजफुल लाइफ रिवाइज हुई थी 1 जनवरी को 2020 को, और 9 हो गई थी। 9 में से एक साल यहाँ पर गुजर गया, 9 में से एक साल गुजर गया, तो अब 8 साल बाकी है। 2020 का साल गुजर गया ना, 2021 का साल बाकी है, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 10 की डेप्रिसिएशन, और 70 जो है वो हमारे पास 70 रुपए की वैल्यू की हमारे पास क्या आ गई, 70 रुपए की वैल्यू हमारे पास आ गई 31 दिसंबर 2021 की जो कैरिंग अमाउंट है वो। अच्छा सर, अगर अभी भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो क्या होता? रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो यही 72 1 जनवरी 2021 का कैरिंग अमाउंट होता। रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो ये नहीं होता। रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो ये अमाउंट भी 72 होता। रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो मैंने 72 को डिवाइड करा होता 80 से,
रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो मैंने डिवाइड करा होता 72 को 8 से, और मैंने 9 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी होती और मेरा यह अमाउंट 63 पर होता। तो ये मैंने ऑफिस बिल्डिंग की पूरी मूवमेंट 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक की बना दी। वंस आपको ये मूवमेंट समझ में आ गई, आगे आपके लिए सवाल जो है वो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी, हर चीज अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं ये ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से। अब ऑफिस बिल्डिंग के बाद हम लोग चलते हैं वेयर हाउस पर। ठीक है जी। अच्छा, ऑफिस बिल्डिंग के बाद हम चलते हैं वेयर हाउस पर, और वेयर हाउस की वर्किंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, नोट्स टू दी अकाउंट्स भी हम चाहें तो पहले बना सकते हैं। चले ऑफिस इक्विपमेंट का अगर नोट्स टू दी अकाउंट्स बना लें तो भी ऐसा भी कर सकते हैं हम। नोट्स टू दी अकाउंट्स हम बनाएंगे तो हमारे पास लेट से एक तो हमें जो है वो 31 दिसंबर 2021 की चीजें करनी है, और एक हमें करनी है 31 दिसंबर 2020 की चीजें। और हमारे पास दो एसेट्स है ना। हमारे पास 31 दिसंबर 2021 में एक तो है हमारे पास क्या चीज है भाई, ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग वो भी लिख देता हूँ, और वेयर हाउस। यहाँ पर भी ऑफिस बिल्डिंग है और क्या है, वेयर हाउस। सही है ना। एक तो इसकी कॉस्ट की मूवमेंट बना लेते हैं। ओपनिंग, ओपनिंग में अगर कोई एडिशन है, अगर कोई डिलीशन है, यानी कि कोई सेल किया एसेट, एडिशन डिलीशन और फिर क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है जी। ओपनिंग में हमारे पास ओपनिंग वैल्यू आएगी, एडिशन आएगा, डिलीशन आएगा और क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मूवमेंट होगी। अब 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 वाला दिन जो है उस दिन हमारे पास इस एसेट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी। अच्छा सर, अब ये कैसे लिखेंगे कि कॉस्ट कितनी थी। देखिए आपके पास 96 का आपने एसेट खरीदा, पहले साल डेप्रिशिएट किया, 93 बच गई उसकी कैरिंग अमाउंट, फिर उसको डेप्रिशिएट किया, 87 पर आ गए, फिर इसकी रिवैल्यूएशन हुई। ये जो आपके पास इसकी रिवैल्यूएशन होकर आप इसको 116 पे लेकर आ गए हो, इफेक्टिवली यही इसकी कॉस्ट में लिखा जाता है। यानी कि आपने 1 जनवरी 2019 के बाद फिर तो इसकी कोई रिवैल्यूएशन नहीं करी ना। आपने ये मूवमेंट नहीं देखनी है, ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए जो मैंने सिर्फ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए करी थी। आपने ये वाला एरिया देखना है, और इस वाले एरिया में देखें 1 जनवरी 2019 के बाद किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। हमें ओपनिंग बैलेंस अगर 31 दिसंबर 2020 का लिखना है, हमें अगर ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2020 का लिखना है, तो इफेक्टिवली हमें 1 जनवरी 2020 वाली वैल्यू लिखनी है। इफेक्टिवली हमें 1 जनवरी 2020 वाली वैल्यू लिखनी है। 1 जनवरी 2020 वाले दिन इसकी कॉस्ट 116 होगी, यानी कि जो फेयर वैल्यू पर हम ले गए थे कॉस्ट के अकाउंट में वो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होगी ना। तो यहाँ पर हम 116 लिख देते हैं, ये 116 होगा। अच्छा, मैं साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी काम कर लेता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ में आ जाए। एक है ओपनिंग, उसके बाद होगा अगर कोई एडजस्टमेंट्स है वो सारी होंगी, और फिर होगा क्लोजिंग। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इस दिन का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस दिन का जो बैलेंस होगा ना, देखिए 1 जनवरी 2019 को आप 116 पे लेकर चलेगा। 31 दिसंबर 2019 की आपने 8 की डेप्रिसिएशन बुक करी, पिछली सारी डेप्रिसिएशन इग्नोर होंगी क्योंकि आप नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड पर जा रहे हो, जिसमें डबल एंट्रीज के हिसाब से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नेल हो जाता है जब रिवैल्यूएशन करते हैं। तो आपके पास सिर्फ 8 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका 8 आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आ गए आप अगर आप कोई आपसे कोई पूछे कि ओपनिंग कैरिंग अमाउंट एसेट की क्या होगी, मैं यहाँ पर अगर ओपनिंग कैरिंग अमाउंट भी एसेट की लिख दूं, ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसे आएगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगी 116 माइनस 8। 116 माइनस 8 कितना बनता है, 108। देखें ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये इससे मैच कर रहा है। 31 दिसंबर 2019 का मतलब 1 जनवरी 2020। ठीक है। अच्छा, फिर आपने 2020 में 12 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर में 12 लिख देते हैं। सही है जनाब। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 12 की डेप्रिसिएशन के बाद क्या हुआ, 12 की डेप्रिसिएशन के बाद क्या हुआ। क्या कोई चीज हमने एडिशन डिलीशन वगैरह कोई चीज है क्या, चीज कोई चीज हमने खरीदी, कोई चीज बेची, कोई एडजस्टमेंट इस तरह की। कोई एडिशन की बात नहीं है, कोई डिलीशन की बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो क्लोजिंग भी जो है वो 116 आ गया।
क्लोजिंग 116 आ गया, कोई डेप्रिसिएशन के अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग जो है वो 20 आ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग जो है वो 20 आ गया, तो क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि साल के आखिर की रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आ गई, ये क्लोजिंग माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट का क्लोजिंग। ठीक है जनाब, तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। अच्छा, फिर आ गया अगला साल। अगला साल यानी कि ये तो 31 दिसंबर 2020 के लिए बनाया है ना हमने सब, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020। अब आ गया 31 दिसंबर 2021 वाला साल, जो कि 1 जनवरी 2021 को शुरू होगा। 1 जनवरी 2021 को शुरू होगा। क्या 1 जनवरी 2021 पर हम आ जाएं? 1 जनवरी 2021 पर अगर हम आते हैं तो 1 जनवरी 2021 को रीवैल्यूएशन हुई है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस जो कैरिंग अमाउंट का होगा वो 96 होगा। ठीक है, उसके बाद ये रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स वगैरह हुई होंगी, करेक्ट। तो 1 जनवरी 2021 वाले दिन की जो वैल्यूएशन होगी, देखिए 1 जनवरी 2021 की पहले आप कैरिंग अमाउंट लिखोगे और फिर आप रीवैल्यूएशन वगैरह को एडजस्ट करोगे। तो जो पिछला क्लोजिंग होगा, पिछला क्लोजिंग होगा इस बार का ओपनिंग होगा, पिछला क्लोजिंग होगा इस बार का ओपनिंग होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो पिछला क्लोजिंग होगा, जो पिछला क्लोजिंग होगा, जो पिछला क्लोजिंग होगा इस बार का ओपनिंग होगा। इसी तरह से ओपनिंग डब्ल्यू डीवी पे मैं क्या करूंगा, ओपनिंग डब्ल्यू डीवी 116 - 20, 116 - 20, या पिछले साल की जो क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी होगी, पिछले साल की जो क्लोजिंग होगी वो इस साल की ओपनिंग डब्ल्यू डीवी होगी। तो ये बात तो बड़ी सिंपल है, ठीक है ना। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन वाला चक्कर कर रहा है और कुछ नहीं करना। अच्छा जी, इस बार अब इस साल आ जाते हैं। इस साल क्या मैंने कोई नया एसेट खरीदा? नहीं। क्या कोई नया एसेट बेचा? नहीं। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर इस साल हुई हैं। एडजस्टमेंट्स कैसी? सर आपने रिवैल्यूएशन करी थी ना, तो रिवैल्यूएशन जब करते हो तो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्या एडजस्टमेंट होती है? जब हम अपना नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड यूज करते हैं तो जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है रिवैल्यूएशन से पहले वाले सालों की, यानी कि रिवैल्यूएशन से पहले वाले सालों की जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसको हम एसेट के अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। तो जब हमने यहाँ पर 116 पर हम इस एसेट को लेकर आए थे, उसके बाद एक बार यहाँ 8 और एक बार यहाँ 12, एक बार यहाँ पर 8 और एक बार यहाँ पर 12, दो बार हमने डेप्रिसिएशन बुक करी थी, और उसकी वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस होगा 8 और 12 यानी कि 20। सर इससे पिछले वाला बैलेंस, बेटा इससे पिछले वाला बैलेंस जो है ना वो 1 जनवरी वाले दिन रिवर्स हुआ होगा, वो हमारे एम्बेड में नहीं है। हमें तो जो मूवमेंट बनानी है वो 1 जनवरी 2020 से बनानी है। तो 1 जनवरी 2019 के बाद, यानी कि ये रिवैल्यूएशन से पहले वाली कहानी तो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें करना ही नहीं है सवाल में ये सारा काम। हमें इसके बाद देखना है कि कितनी बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो दो बार हुआ था, 8 और 12 यानी कि 20 से। ठीक है। या ऑन दी अदर हैंड आप ये कह सकते हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है वो सारा का सारा उसकी एंट्री पास होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और एसेट का अकाउंट क्रेडिट। तो आपने एक एडजस्टमेंट करी होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की वजह से, और वो जो आपने एडजस्टमेंट करी होगी वो ये करी होगी कि यहाँ से 20 माइनस हुआ होगा, और साथ में आपने यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करी होगी, और यहाँ पर भी क्या एडजस्टमेंट करी होगी कि इधर से भी आपने जो 20 है वो माइनस करा होगा। बात समझ में आ रही है? एंट्री पास होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और एसेट का अकाउंट क्रेडिट, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो भी कम करना है, और हमारे जो एसेट की कॉस्ट का अकाउंट है उसको भी कम करना है। ये एक चीज होती है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद और क्या क्या हुआ, और क्या क्या हुआ 31 दिसंबर 2021 वाले साल में? तो अगर हम वापस से सवाल पर जाते हैं तो हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसको रिवर्स किया। इसकी डबल एंट्री क्या पास हुई होगी? इसकी डबल एंट्री पास हुई होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट 16 से डेबिट, और एसेट के अकाउंट को 16 से क्रेडिट किया होगा या उसकी वैल्यू को 16 से कम किया होगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो रिवैल्यूएशन की वजह से आ रही है, और वो आ रही है कि मैंने एसेट के अकाउंट को 16 से कम किया होगा, ये वाला 16, जिससे मेरे एसेट की वैल्यूएशन कम हो, जिससे मेरे एसेट की वैल्यू कम हो। अब हमारे एसेट की क्लोजिंग वैल्यू आ गई 80 पर, ठीक है ना। क्लोजिंग वैल्यू आ गई 80 पर, यानी कि यहाँ पहुंच गए। इसके बाद बस एक सीधी सीधी सी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो मैंने यहाँ पर
10 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 का है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 का रिकॉर्ड किया। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाएगा और 20 जो है वो एडजस्टमेंट की वजह से रिवर्सल का इम्पैक्ट शो कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो क्लोजिंग वैल्यू आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की। और हमारे पास इस एसेट को 80 माइनस 10 यानी कि हमने क्लोज कर दिया 70 पर। 70 पर हमने इस एसेट को क्लोज कर दिया। ये इस ऑफिस बिल्डिंग के एसेट की जो है ना पूरी की पूरी वर्किंग हो गई। बड़ा अच्छा सवाल है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी चीजें हैं, पॉज कर देखने वाली हैं और अच्छे से कंप्लीट करने वाली हैं। बहरहाल यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग की जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी कंप्लीट हुई। अब हम वेयर हाउस पर आ जाते हैं और वेयर हाउस की वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चले जी। अब वेयर हाउस हमने किस दिन खरीदा था? वेयर हाउस हमने खरीदा था 1 जुलाई 2018 वाले दिन। वेयर हाउस जो है ना वो हमने खरीदा था 1 जुलाई 2018 वाले दिन। तो जब हम इसकी वर्किंग करना शुरू करेंगे तो हम 1 जुलाई 2018 से अगेन ऑनवर्ड सारी की सारी मूवमेंट बनाएंगे। फिर हम देख लेंगे भाई हमारे पास जो नोट्स है उसमें रेलेवेंट जगह पर जो है वो इस मूवमेंट को कहाँ पर हमें पुट इन करना है, प्लग इन करना है, डालना है। तो हम 1 जुलाई 2018 वाला दिन लिखते हैं। 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 वाले दिन जो है वो हमने ये एसेट परचेज करा था, वेयर हाउस परचेज करा था। और वेयर हाउस की जो वैल्यू थी वो 156 थी। ठीक है जी, ये हमने वेयर हाउस परचेज कर लिया। अच्छा जी, वेयर हाउस परचेज करने के बाद सर फिर क्या हुआ? फिर पहली बार इसकी रिवैल्यूएशन 2019 में हुई है। इसका मतलब 2018 वाला साल सुकून से गुजर गया। 2018 वाले साल में आपने डेप्रिसिएशन बुक करनी है 31 दिसंबर 18। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह से आएगा? ये जो 156 है इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 इसकी यूजफुल लाइफ है, सवाल में लिखी हुई है 12 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। और 1 जुलाई 2018 से अगर हम काउंट करते हैं महीने तो 6 महीने होते हैं, तो हम इसको 6/12 से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.5 की डेप्रिसिएशन हुई। अच्छा जी, इसकी वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2018 की जो कैरिंग अमाउंट आ गई वो आ गई हमारे पास 149.5। साथ में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की मूवमेंट भी बनाते रहते हैं क्योंकि जिस दिन रिवैल्यूएशन होगी ये दोनों मूवमेंट जो है ये अलग हो जाएंगी। देखें, ये वाली अमाउंट भी ऐसे ही चल रही होगी, ऐसे ही चल रही होगी, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 31 दिसंबर 2018 वाला दिन आ गया। 1 जनवरी 2019 वाले दिन रिवैल्यूएशन। तो 1 जनवरी 2019 वाले दिन जो आपकी कैरिंग अमाउंट है वो 149.5 है। आपने इसको रिवैल्यू करना है और रिवैल्यू कर कर इसको कहाँ लेकर जाना है? वेयर हाउस को रिवैल्यू कर कर 138 पर लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है हमें? हमें 1 जनवरी 2019 वाले दिन इसको इसकी फेयर वैल्यू पर यानी कि 138 पर लेकर आना है। 138 पे लेकर आने हैं यानी कि ये एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। ठीक है, 138 पे लेकर आना है यानी कि ये एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से हम देखते हैं कि भाई डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है। डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, सॉरी अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है, आई एम सॉरी, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है यानी कि 149.5 माइनस 138। तो हमें एसेट की वैल्यू को जो है ना, एसेट की वैल्यू को 11.5 से कम करना है इफेक्टिवली, 11.5 से कम करनी। यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पर काम हो रहा है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट या एसेट की वैल्यू क्रेडिट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहला साल है, पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार जब ऐसा हो और आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ हो तो आप उससे रिवर्स करते हो जिस हद तक उसमें अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तो उसमें अमाउंट पड़ा हुआ ही नहीं होगा। तो बहरहाल ये 138 पर अमाउंट आ गई। 138 पर अमाउंट आ गई। उसके बाद अच्छा, एसेट की पूरी जिंदगी 12 साल थी, 6 महीने ये पहले ही गुजार चुका है, 6 महीने ये ऊपर ही गुजार चुका है। तो अब इसकी जो है वो एक और बार अब डिप्रिसिएशन बुक होगी 31 दिसंबर 2019 वाले दिन। 31 दिसंबर 2019 वाले दिन जो डिप्रिसिएशन बुक होगी उसको आप इसको 11.5 से डिवाइड कर दो तो आपकी जो है वो डिप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, ये डिप्रिसिएशन बुक करने के बाद हमारे पास 126 की वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2019 वाले दिन। ये कैरिंग अमाउंट आ गई फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, अगली रिवैल्यूएशन 2021 में। अच्छा, इस दिन क्या हुआ? इस दिन अब जो है ना अगले साल यानी कि अगर हम 31 दिसंबर 2020 की डेप्रिसिएशन बुक करें तो अब ये डेप्रिसिएशन बुक कैसे होगी? उसने यहाँ पर बोला कि 2020 में यूजफुल लाइफ रिवाइज हो गई और अब यूजफुल लाइफ 14 साल हो गई।
जब यूजफुल लाइफ रिवाइज हो गई तो रिमेनिंग जो आपकी कैरिंग अमाउंट है उसको आप नई यूजफुल लाइफ से डिवाइड करोगे। सो 126 डिवाइडेड बाय 14, यानी कि यह अमाउंट अब 9 का आएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 31 दिसंबर 2020 की कैरिंग अमाउंट आ गई, जो कि 117 है। यही कैरिंग अमाउंट 1 जनवरी 2020 की होगी, 117 की। फिर क्या हो रहा है जनाब, अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अब हो ये रहा है कि 1 जनवरी 2021 को ये एसेट अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है और 143 पर जा रहा है। तो एक बात तो तय हो गई कि अब इसकी कैरिंग अमाउंट को 1 जनवरी 2021 वाले दिन, ये भी 2021 है, हमें इसकी फेयर वैल्यू पर लेकर आना है और इसकी फेयर वैल्यू बन रही है 138। ठीक है जी। यानी कि इंक्रीज कितना है ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन 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 यहाँ पर आईएएस की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बुक किया हुआ था तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई तो सारी वैल्यू से आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रिएट कर दो। ऐसा नहीं है कि 117 और 138 के बीच में जो डिफरेंस है उससे आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रिएट कर दो। पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट है उसका रिवर्सल करोगे। पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने लॉस बुक किया था उसका रिवर्सल करोगे। तो क्या सर हम 11.5 का रिवर्सल कर लें? नहीं। अब यहां पर नहीं क्यों आंसर है? इसलिए आंसर है क्योंकि जब आपने डाउनवर्ड इसको डाउनवर्ड लेकर आए थे ना, जब आपने इसको कम किया, जब आपने इसको इस वैल्यू को 11.5 से कम किया, तो हर साल इन दो टाइम्स डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई। जितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई उतना बेनिफिट आप ले चुके हो पीएनएल में। ठीक है। इसको समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट की मूवमेंट को भी कंप्लीट करना होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट की मूवमेंट तो फिर हम कंप्लीट करने जाते हैं ताकि हमें बात समझ में आए। देखिए यहाँ तक तो 156 में से 6.5 माइनस 149.5 और फिर आगे भी ये 149.5, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की मूवमेंट का मतलब ये है कि ऐसे मूवमेंट बनाओ कि जैसे कभी भी रिवैल्यूएशन हुई ही नहीं थी, तो ये डिक्रीज नहीं होती वैल्यू, यानी कि ये भी चीज जो है वो 149.5 ही रहती, ये चीज भी 149.5 रहती, तो डेप्रिसिएशन 12 नहीं होती। डेप्रिसिएशन 12 नहीं होती। डेप्रिसिएशन क्यों 12 नहीं होती? देखो 12 कैसे कैलकुलेट करी थी, 138 डिवाइडेड बाई 11.5। 11.5 क्या था भाई, 6 महीने इसको हो गए, बचे हुए 11.5 से। अब अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती, 149.5 डिवाइडेड बाई 11.5। 149.5 डिवाइडेड बाई 11.5, यानी कि 13 की डेप्रिसिएशन बुक हुई होती। तो इसका मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जो मैंने करी थी ना, जो 11.5 का यहाँ पर लॉस बुक करा था, उससे मुझे एक रिड्यूस डेप्रिसिएशन की फॉर्म में बेनिफिट भी दिया था। अगर ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं होती तो डेप्रिसिएशन 13 की चार्ज हो रही होती। क्योंकि ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी तो डेप्रिसिएशन 12 की चार्ज हो रही थी। इसका मतलब एक का बेनिफिट मैं यहाँ ले चुका हूँ। फिर ये आ जाता 136.5 पर। अच्छा, यहाँ पर अगली डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हुई थी? जो यूजफुल लाइफ रिवाइज हुई है 14 साल, रिमेनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई रिमेनिंग जो भी यूजफुल लाइफ। अगर 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 यहाँ पर भी मैं ये कहूँ कि जनाब जो है वो क्या कहते हैं, किसी किस्म की रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, किसी किस्म की रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, तो मैंने इसको 14 से डिवाइड किया होता। मैंने इसको 14 से डिवाइड किया होता और 9.75 की डेप्रिसिएशन बुक करी होती, यानी कि 0.75 का बेनिफिट मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। ये बेनिफिट क्यों आया है मुझे? क्योंकि मैंने यहाँ पर पीएनएल में इसकी वैल्यू जब कम करी ना, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस की बुकिंग है वो कम होना शुरू हो गई। तो अगर रिवैल्यूएशन बुक नहीं हुई होती तो इसकी कैरिंग अमाउंट 126.575 होती। ठीक है जी। अच्छा, यानी कि ये दो बेनिफिट्स मैं ले चुका हूँ। तो अब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवैल्यूएशन से रेलेवेंट क्या एक्सपेंस चार्ज हुआ है? उसूली तौर पर एक मैंने 11.5 का एक्सपेंस चार्ज करा हुआ था, 11.5 का एक्सपेंस चार्ज करा हुआ था, 11.5 का एक्सपेंस चार्ज करा हुआ था। लेकिन फिर मुझे रिड्यूस डेप्रिसिएशन की फॉर्म में एक का बेनिफिट हुआ, फिर वापस से रिड्यूस डेप्रिसिएशन की फॉर्म में 0.75 का बेनिफिट हुआ, यानी कि 9.75 डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से जो नुकसान था वो अभी मेरे पीएनएल में पड़ा। दूसरा तरीका सर इसको ढूंढने का कोई और है? हाँ, एक और तरीका इस चीज को ढूंढने का है। वो क्या तरीका है सर? वो ये तरीका है कि आप बोलो कि यार आपको एक तो 11.5 का नुकसान हुआ था, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज आप बोलो कि जब आपने 11.5 से, सुनना जरा गौर से, जब आपने 11.5 से इस वैल्यू को कम किया, जब आपने 11.5 से इस वैल्यू को कम किया, तो 11.5 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग यूजफुल है, ये जो 12 और 13 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है 11.5 साल के हिसाब से हुई है ना, तो आपने एक बार 1 रुपए की डेप्रिसिएशन कम पे करी होगी। ठीक है।
ये सेविंग इन डेप्रिसिएशन है, सेविंग इन डेप्रिसिएशन है, सेविंग इन डेप्रिसिएशन वापस से बता देता हूँ। 11.5 से एसेट की वैल्यू कम हुई, तो 11.5 डिवाइडेड बाई द लाइफ, यानी कि 11.5 साल की लाइफ, आपने एक बार 1 रुपए की डेप्रिसिएशन कम बुक करी होगी। देखें ये आपने 11.5 से 138 को डिवाइड किया, यहाँ पर आपने 149.5 को 11.5 से डिवाइड किया, तो डिफरेंशियल क्या है, आपने कम वैल्यू जो 11.5 की ली उस पर आपने 11.5 डिवाइडेड बाई 11.5 एक यहाँ पे बेनिफिट लिया था। दूसरा बेनिफिट आपने यहाँ लिया था 126 डिवाइडेड बाई 14 किया था, 136.5 डिवाइडेड बाई 14 नहीं किया था। इसका मतलब 11.5 में से 1 माइनस करो, 10.5 जो बच गया था ना, आपने 10.5 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग जो आपकी रिवाइज लाइफ थी 14, यानी कि 0.75 का बेनिफिट यहाँ पर लिया। समझ रहे हो, ये थोड़ा सा शायद समझना मुश्किल हो, पहली वाली वर्किंग समझना कंपैरेटिवली आसान है कि 11.5 का हमने लॉस बुक करा हुआ था, एक का यहाँ पर फायदा ले लिया, 0.75 का यहाँ पर फायदा ले लिया, तो अब बचा हुआ नुकसान पीएनएल में 9.75 का रिकॉर्ड हुआ है। दूसरा तरीका ये भी है कि 11.5 का एक नुकसान बुक करा हुआ है, पहले साल सेविंग एंड डेप्रिसिएशन जो है वो 11.5 डिवाइडेड बाई 11.5 है, क्योंकि 11.5 से वैल्यू कम करी थी और वो 11.5 साल पे स्प्रेड होनी थी, तो एक साल की 1 हुई। दूसरे साल हमारे पास जो पीएनएल में इसका डिफरेंस रह गया वो 10.5 का रह गया, और जो दूसरे साल लाइफ यूज करी है हमने वो 14 साल यूज करी है, तो 0.75 का ये बेनिफिट। तो हमारे पास इस तरह से भी इफेक्टिवली जो है ना वो 9.75 ही आ रहा होगा। ठीक है जी। बहरहाल तो अब हम करेंगे क्या, अब हम जब कैरिंग अमाउंट को 117 से 138 पर लेकर आएंगे, तो हम पीएनएल में जो रिवर्सल बुक करेंगे वो 9.75 का होगा, पीएनएल में जो रिवर्सल बुक करेंगे वो 9.75 का होगा, और बाकी से हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रिएट करेंगे, तो बाकी बच गया 138 माइनस 117 माइनस 9.75, यानी कि 11.25 का जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना, इसको मैं जरा एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, फेयर वैल्यू कितनी है, सॉरी फेयर वैल्यू 143 है, फेयर वैल्यू 143 है, तो ये 16.25 है, सही है, फेयर वैल्यू 143 है तो ये 16.25 है। जितनी भी वैल्यू ऊपर गई, जितनी भी वैल्यू ऊपर गई उसमें से जो है वो हमने ये डिफरेंशियल्स जो है वो ले ली। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पेज पर, अपनी मेन वर्किंग पर, और हम ये देख लेते हैं कि भाई हमें जो 31 दिसंबर 2020 और 21 की मूवमेंट बनानी है विद रिस्पेक्ट टू वेयर हाउस, वो कैसे बनेगी। तो हमारे पास वेयर हाउस का सबसे पहले लिखना था ओपनिंग कॉस्ट का बैलेंस 31 दिसंबर 2020 का। अच्छा, अच्छा सही है, चलें हम डेप्रिसिएशन भी बुक कर लेना, 1 जनवरी 2021 के बाद एक और साल गुजरा है ना, 31 दिसंबर 2021, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, 13 साल बच गए, तो ये डिवाइडेड बाई 13। ठीक है ना, ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई 13, यानी कि 11 की मजीद डेप्रिसिएशन होगी और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 132 पर। चलें जी, अब हम आ जाते हैं वेयर हाउस की ओपनिंग वैल्यू क्या होगी। वेयर हाउस की ओपनिंग वैल्यू जो है वो पहली जनवरी 2020, पहली जनवरी 2020, पहली जनवरी 2020 की कॉस्ट लिखनी है। पहली जनवरी 2020 से पहले, पहली जनवरी 2020 से पहले जो रिवैल्यूएशन हुई है वो पहली जनवरी 2019 वाले दिन हुई थी और वो 138 की हुई थी, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो 138 आएगी। यहाँ पर कॉस्ट आती है, या फिर आपने जब आखिरी रिवैल्यूएशन करी थी उस आखिरी रिवैल्यूएशन की अमाउंट आती है, तो उस आखिरी रिवैल्यूएशन की अमाउंट जो है वो 138 बनती है। क्लियर हो गया, ये एक बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है, 138 आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम ओपनिंग डेप्रिसिएशन पर आते हैं, तो पहली जनवरी 2020 से पहले, पहली जनवरी 2020 से पहले एक ही डेप्रिसिएशन हुई थी और वो 12 की बुक करी थी हमने, तो 12 की बुक करी थी तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये वाला 12। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साल 2020 में, साल 2020 में कोई और रिवैल्यूएशन वगैरह, कोई एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये सारा एडिशन 138 पर है। ठीक है ना। हाँ, साल 2020 में हमने एक डेप्रिसिएशन बुक करी थी और वो डेप्रिसिएशन बुक करी थी 9 की, तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन इधर जो आ गई ना वो आ गई 21। इसका मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यानी कि पहली जनवरी वाली वैल्यू के लिए पहली जनवरी की कॉस्ट माइनस पहली जनवरी की जो ओपनिंग डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, ये आ गया 126। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग जो हमारे पास कॉस्ट के अकाउंट का बैलेंस है
माइनस क्लोजिंग जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस है, तो ये आ गया 170। फिर हम आ जाते हैं 2021 पर। 2021 अगेन एक सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका यह है कि पिछले साल की जो क्लोजिंग है वो इस साल की ओपनिंग है, ठीक है। और 1 जनवरी 2021 वाले दिन रीवैल्यूएशन हुई है, लेकिन वो रीवैल्यूएशन करने से पहले उसकी जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगी वो 138 होगी, उसके बाद रीवैल्यूएशन हुई। अच्छा, रीवैल्यूएशन कोई एडिशन नहीं है सवाल में, कोई डिलीशन नहीं है, कोई एसेट खरीदा बेचा नहीं है। एडजस्टमेंट्स और रिवैल्यूएशन अभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ओपनिंग। यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो 21 होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होगा भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर यानी कि जो हमने एक्सपेंस बुक किया वो 11 का बुक किया, ठीक है। अच्छा, जब हम अपने पास रीवैल्यूएशन करते हैं, जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन से पहले जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस होता है, जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस होता है, वो सारा का सारा बैलेंस रिवर्स हो जाता है। आई रिपीट, हम जब हम जिस दिन हम रीवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि हमने 1 जनवरी वाले दिन रीवैल्यूएशन करी थी, उससे पहले जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस था उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट और एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करते हैं। तो ये 12 और 9 बनता है 21। तो आपके पास यहाँ पर 21 यहाँ से माइनस होना चाहिए, जो ओपनिंग में भी था 21, ठीक है। और यहाँ से भी 21 जो है वो माइनस होना चाहिए। उसके बाद आपने करी होगी रिवैल्यूएशन, आपकी जो कैरिंग अमाउंट है उसको आपने इंक्रीज किया होगा, उसमें से 9.75 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और 16.25 रिवैल्यूएशन में गए, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 16.25 लिखूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिवर्सल है, यानी कि जिस चीज की एंट्री पास हुई होगी एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, वो है 9.75। ये आपने यहाँ पर जो है वो ये 143 पर आपके, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है उसकी वैल्यू आ गई 11, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 11। और इसके बाद हमारे पास जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपीज हैं उसके लिए हम ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 117 पे लेकर आते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए हमारे पास जो क्लोजिंग क्लॉज के अकाउंट का बैलेंस है माइनस क्लोजिंग जो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 132 पर लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास सवाल पूरा सॉल्व होता है, कोई आसान सवाल नहीं है, अच्छा खासा मुश्किल सवाल है, आपने बहुत ज़्यादा इसमें जान माननी होगी। मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूँगा वीडियो पॉज कर 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 बार बार देखें, और उसके बाद अगर हो सके तो इनके टी अकाउंट्स भी बना लें, इनके टी अकाउंट्स भी बना लें ताकि आपको पता हो। अच्छा, यहाँ तक कैलकुलेशंस वाला पार्ट जो है वो इस सवाल का ओवर हुआ है। अब हमें फर्दर जो है वो कुछ बातें डिस्कस करनी है, हम आईकेप के आंसर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि आपने जो है ना वो आईएफआरएस के हिसाब से नोट्स बनाने। अब जब सवाल की रिक्वायरमेंट ये हो कि आईएफआरएस के हिसाब से आपने नोट्स बनाने हैं, तो आपने जो है ना नोट्स में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ और मार्क करवाना चाह रहा हूँ। ये जो फिल वक्त मैंने वर्किंग पेश करी ये तो आप सब कर चुके हो, जो हमने ऊपर मूवमेंट तैयार करी इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट फॉलो कर लो, या जिस फॉर्मेट से हमने करा है सवाल सॉल्व वो फॉर्मेट फॉलो कर लो। आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि हेडिंग में कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद आप लिखोगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, फिर लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और वन, और फिर ये सारी मूवमेंट हमने जिस तरह तैयार करी उस तरह से या इस फॉर्मेट में तैयार कर लोगे। नीचे कुछ नोट्स में आप बातें लिखोगे, 1.1 में आप फॉर एग्जांपल बिल्डिंग और वेयर हाउस के बारे में लिख दोगे कि भाई मेजरमेंट की बेसिस क्या है, क्या कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मॉडल है। यूजफुल लाइफ के बारे में डिटेल्स लिखोगे, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मेथड यूज हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस यूज नहीं हुआ ये लिखोगे, मेंशन करोगे। जब रिवैल्यूएशन करवाते हैं तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूअर के बारे में डिटेल आती है, तो आप लिखोगे द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2021 बाय सगीर वैल्यूएशन सर्विसेज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर्स, ये मेंशन करोगे इसके मार्क्स। फिर 1.3 में हैड रिवैल्यूएशन नॉट बीन मेड, अगर रिवैल्यूएशन नहीं होती द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड वेयरहाउस एज ऑन 31 दिसंबर 2021 वुड हैव बीन 63 एंड 117 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब सर ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? देखें, आपके पास IAS 16 ये कहता है कि तुम अपने नोट्स टू द अकाउंट्स में ये बात जरूर मेंशन करोगे कि अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो तुम्हारे एसेट्स की क्या वैल्यूएशन चल रही है। तो देखें, अगर हम ऊपर आते हैं ना तो हमने ऑफिस बिल्डिंग के लिए तो ये 63 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, वेयर हाउस के लिए भी कर लेते हैं, वेयर हाउस के लिए हम यहाँ तक पहुंच गए।
वेयर हाउस के लिए हम और आगे अगर चलें तो देखें, हमने अगर 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 रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो ये कोई भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो हमारे पास 126.75 आ रहा होता। रिवैल्यूएशन होने की वजह से हमने 143 को 13 से डिवाइड किया। रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो हम 126.75 को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यानी कि 13 से डिवाइड करते, और इसको हम ले आते 126.75 माइनस 9.75 यानी कि 117 पर। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाली मूवमेंट जो है ना, ये भी बनाना आपके सवाल की रिक्वायरमेंट ही, इसीलिए 18 मार्क्स दिए थे। उसके बाद नीचे कुछ आईकेप ने अपने हिसाब से वर्किंग्स करी हैं, हमने अपने हिसाब से वर्किंग्स करी हैं। ठीक है, और आप आईकेप की भी वर्किंग देख लें, आप मेरी भी वर्किंग देख लें, वीडियो को पॉज कर कर जरूर देखें। एक्सेल की फाइल चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, और इस सवाल को बड़े अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू।